Then today's topic is electron transport chain. Now we discuss about what was electron transport chain and what was its use. Firstly, we discuss about its diagram. You must be remember its diagram must be important, very important. And this flow chart may be next one your long question. So be prepared. Okay, so let's get started. First, we know that what was the ETC, electron transport chain system. ठीक है, here it is run between the inner membrane space and matrix. Okay, अब हम इसको थोड़ा सा और क्लियर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं कि जो आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया में दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, वो पूरा जो सिस्टम रन होता है वो इन बिटवीन इनर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स के बीच में होता है. मतलब जो भी चीज़ों का कम्युनिकेशन होता है या ट्रांसफ़र और रिसीविंग होती है वो सिर्फ इसी मेम्ब्रेन के बीच में होती है. ठीक है, तो फर्स्टली जो मैंने सेंटर में रिप्रेजेंट किया है वो इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है. ठीक है, इनर और ऊपर की साइड में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है. ठीक है, फिर सबसे ऊपर की जो लाइनिंग है वो आउटर मेम्ब्रेन लाइनिंग है. ओके, नीचे का जो साइटोसॉलिक एरिया होता है वो मैट्रिक्स, उसको रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स में. आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा. मैट्रिक्स में मैंने मेंशन किया है मैट्रिक्स का पीएच एल्कलाइन होता है, यानी इसमें एच आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, ओएच आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और इसका पीएच जो होगा वो स्लाइटली एल्कलाइन होगा. स्लाइटली एल्कलाइन का मतलब इसका पीएच रन करेगा नियर अबाउट 8. आपको मालूम होना चाहिए कि 7 से 14 के बीच का जो पीएच होता है वो बेस होता है. 7 से 14 के बीच का जो पीएच होता है वो बेस होता है. एल्कलाइन मीन्स स्लाइटली एल्कलाइन मीन्स इसका जो पीएच होगा वो नियर अबाउट 8.5 होगा और मोस्ट प्रोमिनेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए एल्कलाइन पीएच ही सुटेबल होता है. ठीक है, अब इस मेम्ब्रेन में मैंने आपको 5 कॉम्प्लेक्सेस दिखाए हुए हैं. कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ. हम लोग एक एक करके सारे कॉम्प्लेक्स को डिस्कशन करेंगे कि हर एक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है. सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट व्हाट वाज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट. इसमें आप देख रहे हैं कि नीचे जो मैट्रिक्स एरिया है वहाँ पे NADH जो है, NADH का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. आपको दो टर्म हमेशा याद रखने पड़ेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है. ठीक है, रिडक्शन के केस में आप एच आयन लेते हैं, ऑक्सीडेशन के केस में आप एच आयन देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ NADH का, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD एंड प्लस एच आयन. इट रिड्यूस्ड. अब ये रिड्यूस्ड किसको करेगा, मतलब एच आयन किसको देगा, FMN को. ये इसके इसका कोफैक्टर कौन होगा, FMN. इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, FMN को दिए. FMN ने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र करे, 2 इलेक्ट्रॉन स्टेप थ्रो उसने ट्रांसफ़र करे FeS सल्फर कॉम्प्लेक्स को. ठीक है, FeS क्लस्टर को. फिर उसने 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब FMN इज 1-2 इलेक्ट्रॉन स्टेप, FMNH2 इन द ऑक्सीडाइज फॉर्म. हियर इट ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन स्टेप थ्रो सेमी क्यूनॉन. यहाँ जो आपको बीच में U और Q दिख रहा है ना, इट्स अ सेमी क्यूनॉन. ईच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम FMN यानी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड H2 to FeS cluster to UB quinone. Here it transfer first electron result in the free radical form. तो फ्री रेडिकल यानी सिंपली वो क्यूनॉन था, फिर वो कन्वर्ट होगा UB क्यूनॉन फॉर्म में. ओके, देन इट सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिड्यूस द सेमी क्यूनॉन और सेमी क्यूनॉन जो कन्वर्ट हो जाएगा क्यूनॉल में. याद रखिएगा ये लास्ट टर्म जो होता है बहुत चेंजेबल होता है, क्यूनॉन. ओके, हियर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 4 प्रोटॉन्स यानी कि 4 एच आयन जो है, आपने पहले देखा ना मैट्रिक्स में एच आयन की कंसंट्रेशन कम है और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एच आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, फिर भी 4 प्रोटॉन्स मूव कहाँ से कहाँ कर रहा है, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में. जब आपके पास कोई चीज़ की कमी होती है, डिफिशिएंसी होती है, तो आपको क्या कहा जाता है कि आप उसको खाइए ताकि आपकी डिफिशिएंसी कम हो जाए. यहाँ तो उल्टा हो रहा है, मैट्रिक्स में ऑलरेडी एच आयन कम थे और मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में 4 एच आयन भेजे जा रहे. तो इसके लिए क्या, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हुई ना, क्योंकि यहाँ पे हमें एनर्जी पुल्ड आउट करनी पड़ेगी. किसी चीज़ से आपके पास वैसे ही कुछ कम है और उससे भी आप और ले रहे हैं, तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही, जो यहाँ पे ये NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है इससे ये एनर्जी आ रही है. ठीक है, उससे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या हो रहा है, एक्साइटेड स्टेज में आ रहा है. उसको नॉर्मल ग्राउंड स्टेज में आने के लिए अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ेगा ना, वो एनर्जी यहाँ यूटिलाइज कर रहा है. मैट्रिक्स से 4 एच आयन्स को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेज रहा है. इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का पीएच एसिडिक है, वहाँ एच आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो 4 एच आयन को कहाँ से कहाँ रिसीव कर रहा है, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. ओके, मे बी कोई डाउट नहीं होगा आपको. और ये याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का जो इनहिबिटर होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का इनहिबिटर कौन होता है, किसी को कोई आइडिया,
थिंक किसी को कुछ भी नहीं मालूम कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का इनहिबिटर्स कौन होता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का इनहिबिटर होता है रोटेनॉल। ओके, नाउ वी मूव ऑन द कॉम्प्लेक्स सेकंड। कॉम्प्लेक्स सेकंड में आप देख रहे हैं नीचे मैट्रिक्स के एरिया में FADH2 लिखा हुआ है। FADH2 जो होता है उसका यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये एक एंजाइम होता है जो कि जब TCA साइकिल रन होती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनने के लिए, तब ये एंजाइम यूज़ होता है। इसका कोफैक्टर कौन होता है? FADH2। FADH2 यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड होगा और कन्वर्ट होगा FAD+H2 में, और ये अपने इलेक्ट्रॉन अपने कोफैक्टर को देगा FAD को, और FAD अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा Fe सल्फर क्लस्टर में। ठीक है, यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो सक्सिनेट क्यूनॉन को रिडक्टेज करेगा। इन एडिशनल इलेक्ट्रॉन आर डिलीवर्ड, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब ये याद रखिएगा यूबिक्विनॉन जो है, यूबिक्विनॉन दोनों ही कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड के लिए कॉमन है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कहाँ से? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से। ओरिजिनेट सक्सिनेट आर ट्रांसफर्ड FAD एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ओके, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसको करा? फ्लेमिन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। वहाँ से वो जाएगा आयरन सल्फर क्लस्टर में, फिर वो जाएगा क्यूनॉन को। ठीक है, इट इज़ अ पैरेलल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पाथवे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पाथवे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में चल रहा था वैसा ही कॉम्प्लेक्स सेकंड में भी रन होगा, बट अनलाइक कॉम्प्लेक्स सेकंड, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ये 4 प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं भेजेगा। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट लेस एनर्जी टू ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सेकंड के पास इतनी एनर्जी नहीं होती, इसलिए ये सबसे कम एनर्जी को कंट्रीब्यूट करता है, और इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन एनर्जी जो है चैंस को मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज सके। नाउ वी मूव ऑन द कॉम्प्लेक्स थर्ड। Here the electron acceptor ubiquinone both it receive electron from complex first and complex second. Now it completely convert into the quinol form, यानी ये fully oxidized हो चुका है। अब इसको भी तो reduce करना पड़ेगा क्योंकि next process के लिए इसको फिर से खाली होना है, तो ये अपनी एनर्जी को जनरेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर करेगा? कॉम्प्लेक्स थर्ड यानी कि साइटोक्रोम C1 ऑक्सीडेज, C1 को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, साइटोक्रोम B C1 ऑक्सीडेज। यहाँ पे साइटोक्रोम जो होगा, पहले साइटोक्रोम जो B होगा वो पहले रिड्यूस्ड होगा, देन वो FeS को रिड्यूस करेगा, देन वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगा साइटोक्रोम C1 से, और यहाँ पे इस ओवरऑल जो एनर्जी जनरेट होगी उस एनर्जी को कॉम्प्लेक्स थर्ड किस फॉर्म में यूटिलाइज करेगा? वो 4 प्रोटॉन्स को फिर मूव करेगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस। द Q साइकिल कॉन्ट्रीब्यूट द प्रोटॉन ग्रेडियंट बाय एसिमेट्रिकल एब्जॉर्प्शन रिलीज ऑफ प्रोटॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्रॉम द QH2 क्यूनॉन फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा? Q 0 हो जाएगा, यानी वो रेडी है सेमी क्यूनॉन ट्रांसफर टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C क्या होता है? ये साइटोक्रोम C इज अ वाटर सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। आप देखेंगे साइटोक्रोम C की जो कंडीशन है, जो उसकी लोकेशन है, वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में और ये वाटर सॉल्युबल होती है। ओके, प्रोटॉन रिड्यूस क्यूनॉन टू क्यूनॉल एंड 2 प्रोटॉन्स आर रिलीज फ्रॉम द 2 यूबिक्विनॉन मॉलिक्यूल, यूबिक्विनॉन। ओके, यहाँ पे इसने अपनी एनर्जी को यूटिलाइज किया और 4 प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज दिया। अब हम कॉम्प्लेक्स फोर्थ में आते हैं। कॉम्प्लेक्स फोर्थ क्या होता है? इसका नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, यानी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज्ड फॉर्म में। अब ये रिड्यूस्ड होगा, ये अपना चैन देगा। साइटोक्रोम C ट्रांसफर टू मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, मतलब ये अपने जो इलेक्ट्रॉन लास्ट इसका ETC में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? वाटर मॉलिक्यूल होता है। ओके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, एंड इट प्रोड्यूस 2 प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन एंड 4 प्रोटॉन। 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम 4 मोल of cytochrome C and transfer to molecule and 4 proton generate 2 hydrogen molecule। ठीक है, जब 4 प्रोटॉन मॉलिक्यूल जनरेट मूव ऑन करेंगे और इससे क्या होगा? जनरेट होगा 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और जो ये 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होंगे वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोग्रेडियंट के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल किस फॉर्म में कहाँ बनेगा? मैट्रिक्स में सिंथेसाइज होगा। ओके, इट कंटेन कॉपर आयंस एंड सेवरल हीम ग्रुप्स। ओके, मैंने आपसे पूछा नहीं कॉम्प्लेक्स सेकंड का इनहिबिटर, कॉम्प्लेक्स सेकंड का इनहिबिटर कौन होगा? TTFA और मैलेट। हमेशा याद रखिएगा, मैलेट जो होता है सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट बनता है, जब उसके बाद मैलेट बनता है, तो जब मैलेट बनता है तो मैलेट की कंसंट्रेशन ओवरऑल अगर ज़्यादा होगी तो किसी के पेट भर जाएगा तो वो दोबारा खाना खाएगा। ओवरऑल आपको मैलेट बनाना, और मैलेट की ऑलरेडी कंसंट्रेशन तो सक्सिनेट से फ्यूमरेट ब्रेकडाउन होने देगा नहीं, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का इनहिबिटर कौन हो सकता है? TTFA हो सकता है या मैलेट हो सकता है। ओके, और कॉम्प्लेक्स थर्ड का इनहिबिटर कौन होगा? एंटीमाइसिन। ओके, याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स फोर्थ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि मैंने इसके बताया था, इसके फैक्टर कॉपर साइन होंगे और सेवरल हीम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइटोक्रोम C कॉपर
कैपिटल ए को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, देन वो मूव ऑन करेगा साइटोक्रोम ए में, फिर A3, देन स्मॉल कॉपर ए, और आखिरी में इलेक्ट्रॉन रिसीव करके हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाटर का जनरेट कर देगा। नाउ वी मूव नॉट लास्ट द लीस्ट कॉम्प्लेक्स 5, इट इज़ F0F1 ATP सिंथेज। इसका पार्टिकल का जो मैट्रिक्स एरिया के नियर अबाउट होगा उसको F1 पार्टिकल बोलेंगे, और जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस के पास को होगा उसको F0 पार्टिकल बोलेंगे। F0F1 ATP सिंथेज टू मेक ATP वाया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इफ्लक्स ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे क्या होगा, इफ्लक्स होगा, अंदर आएगा ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन, ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस, क्रिएट अ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। मतलब इसमें जो मूवमेंट हो रही है कंटिन्यू प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन जाएगा, दैट यूज्ड बाय द F0F1 ATP सिंथेज टू मेक ATP वाया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, एंड याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर साइनाइड होता है। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।